नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में हुए लाल किले के पास कार ब्लास्ट को लेकर जांच तेजी से आगे चल रही है। आज भी कई जगहों पर रेड और छापेमारी की कार्रवाई हुई। 25 से ज्यादा ठिकानों पर रेड ईडी ने भी मारी है। लेकिन इस जांच के बीच में जांच एजेंसियों के हाथ कुछ अहम सुराग लगे हैं। बताया जा रहा है कि जब ये ब्लास्ट हुआ उससे पहले उस इलाके में 68 मोबाइल नंबर एक्टिव थे और इनका सीधा सीधा कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा है। जी हां, बताया जा रहा है कि जो 68 मोबाइल नंबर एक्टिव थे उसमें पाकिस्तान और तुर्की से कॉल भी आई थी। हालांकि अब हर कॉल डिटेल्स की तेजी से जांच हो रही है। कुछ डिजिटल एविडेंस भी इकट्ठा किए गए हैं, उसके भी जांच तेजी से चल रही है। लेकिन पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ चुका है, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत को पुख्ता सबूत भी मिल चुके हैं। साथ ही कल उमर के करीबी की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई थी, आज कोर्ट में पेश किया गया पटियाला हाउस कोर्ट में, और 10 दिन की रिमांड में भी उसे भेज दिया गया है। अब उससे भी लगातार पूछताछ चल रही है। तो कैसे पाकिस्तान चारों तरफ से फंस चुका है, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या सबूत मिल रहे हैं और अब आगे भारत सरकार की क्या तैयारी है, आज इसे समझेंगे। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और हमारे सहयोगी राज सिंह। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है। बताया जा रहा है कि 68 मोबाइल नंबर उस दिन उस दौरान एक्टिव थे और इस पे पाकिस्तान से ही कॉल आई थी, यानी कि अब तो पाकिस्तान के खिलाफ साफ साफ सबूत मिल चुका है। देखिए, सबूत इकट्ठा किया जा रहा है और जानकारी तो पहले से थी, मतलब शक तो है ही। और यह भी पता है कि पाकिस्तान की भूमिका इसमें है, और यह पता करने के साथ साथ इस लिंक को जोड़ना है कि कैसे पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन, आईएसआई और पाकिस्तान की सरकार, सेना, ये सब इन्वॉल्व होके भारत के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। अब दिल्ली ब्लास्ट में जो मॉड्यूल पता चला है उसमें कार्रवाई तो केवल डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हो रही, इंस्टीट्यूशन के खिलाफ हो रही है। और उसके बाद अब जांच की दिशा बढ़ी है टेक्निकल एक्सपर्ट्स की तरफ। मतलब ये टेक्निकल हेल्प इन लोगों को कौन कौन दे रहा था, सहयोग कौन कौन दे रहा था, और इसीलिए अब उस टीम को भी तलाशा जा रहा है कि केवल ये डॉक्टर, कुछ प्रोफेशनल, कुछ व्यापारी, यही लोग जुड़े हुए नहीं थे, बल्कि इससे भी ऊपर के कुछ लोग थे जो बम बनाने के लिए टेक्निकल सपोर्ट देने वाले थे। उस तक भी पहुंचे जाने की कोशिश की जा रही है। एनआईए ने जो इस बीच जांच की, और जांच रिपोर्ट में जो अलग अलग राज्यों में, मतलब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उसके साथ साथ केरल, महाराष्ट्र, ये सारे स्टेट में, और फिर आगे चल के पश्चिम बंगाल, और उधर से चलता हुआ फिर एक नया अड्डा दिखा पंजाब में। इन सारे स्टेट में जो ये मॉड्यूल तैयार हो रहा था और जो आगे बड़े धमाकों की तैयारी कर रहा था, उन सब के साथ अब एक टेक्निकल एक्सपर्ट की बात की जा रही है। क्योंकि बिलाल, जिसे अभी कोर्ट में पेश किया गया, 10 दिन की रिमांड मिली, और उसने जो बताया कि कैसे ड्रोन को हम चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, जो सामान्य ड्रोन उपयोग में लाए जाते हैं उसमें बम कैसे फिट किया जाए, उसका मॉडिफिकेशन कैसे किया जाए, यह सब जानकारी लेने के लिए सिर्फ बिलाल और डॉक्टर परवेज, डॉक्टर उमर की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो कि किसी और संस्थानों में काम कर रहे हैं। अब तो शक पैदा हो रहा है, और यह शक इतना गहरा होता जा रहा है कि अगर इसरो में भी कोई मुस्लिम साइंटिस्ट काम कर रहा है तो उसके ऊपर भी नजर रखनी चाहिए। या फिर अलग अलग टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में जो ये बात चल रही है, केवल अभी तक मेडिकल कॉलेजेस के ऊपर ध्यान था, क्योंकि पहले कहा गया कि डॉक्टर्स का ये मॉड्यूल है। लेकिन इसके अलावा जो धीरे धीरे जांच बढ़ी है तो पता चल रहा है टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जितने हैं उनको सर्विलांस में लाया जाए। इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर माइनॉरिटी इंजीनियरिंग कॉलेज है
उसको देखा जाए, उसको भी सर्विलांस में लाया जाए। ये परेशानी इन लोगों की इसलिए बढ़ी, जो इमरान मसूद सामने आकर कह रहा है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पर अब धावा बोला जा रहा है, उसे खत्म करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब धीरे धीरे जांच का दायरा बढ़ रहा है और भारत में बैठे हुए उन लोगों को जो कि पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों से सपोर्ट लेकर, ये सिर्फ आईएसआई नहीं, आईएसआईएस का मॉड्यूल, उसके साथ हमास के साथ संपर्क, ये चारों तरफ से जो हेल्प लेकर भारत में और बड़े विस्फोट की तैयारी कर रहे थे, उन सब लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। और इसीलिए जांच जो आगे बढ़ रही है उसमें पाकिस्तान के खिलाफ, तुर्की के खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं उसके लिए अलग टीम है, और इंटरनल जो जांच है जिसमें अलग अलग जगहों पर काम कर रहे ये जिहादी मानसिकता के लोग, उनको कैसे पकड़ा जाए, इसके लिए अलग टीम काम कर रही है। वाकई में तो जांच जो है वो तेजी से आगे बढ़ रही है और जांच में पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो कई बड़े खुलासे हुए हैं। सबसे बड़ा खुलासा तो यही है कि ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश थी। राजीव सर ने समझाया कि किस तरह से 68 मोबाइल्स नंबर एक्टिव थे, लेकिन अभी तक तो भारत सरकार ने इस बात का ऐलान नहीं किया कि जो ये अटैक हुआ आतंकी हमला तो करार दिया गया इस ब्लास्ट को, लेकिन भारत सरकार की तरफ से ये नहीं कहा गया कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। लेकिन जो अब सबूत मिल रहे हैं, धीरे धीरे पाकिस्तान का लिंक आ रहा है, पाकिस्तान का कनेक्शन आ रहा है, तो क्या अब पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की भी तैयारी चल रही होगी? देखिए, कार्रवाई तो होगी, लेकिन उसके पहले एक दो चीज समझना बहुत जरूरी है। आपने कहा सुबह से बहुत सारी जानकारी आ रही है, आपने देखा कि वीडियो भी आया है, जो वो उमर का जो वीडियो है उसमें सारे राज छिपे हुए हैं। देखिए क्या है कि पाकिस्तान का हाथ है, ये तो है, उस पर हम लोग आते हैं अभी। ये समझिए कि वीडियो को आप देखेंगे तो किस तरह से उसका ब्रेन वॉश हुआ है, और एक पढ़ा लिखा डॉक्टर अगर वो इस तरह की बात कर रहा है, अगर वो कह रहा है कि इस तरह का सुसाइड एक्सप्लोजन करना, सुसाइड बॉम्बर बन जाना उसकी इजाज़त उसका धर्म देता है, तो आप समझिए कि रेडिकलाइजेशन किस लेवल तक जा रहा है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसको मैं कहता हूं कि जो देवबंद है उत्तर प्रदेश में, उस पर आखिर सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। देवबंद जो है वो इस तरह की प्रवृत्ति को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देता है। अगर हम लोग रूट को नहीं समझेंगे ना, जड़ को नहीं समझेंगे, तो इन सारी चीज़ों से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। तो ये समझिए जो वीडियो है दिखा रहा है कि सिर्फ पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। आमतौर पर एक जो धारणा होती है ना कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ हैं, बेरोजगार हैं, यहाँ तो पढ़ा लिखा भी आदमी है, डॉक्टर है, नौकरी है, सब कुछ है, फिर भी ये धर्म के नाम पे इसका ब्रेन वॉश हो रहा है और ये सुसाइड बॉम्बर बन गया। समझिए रेडिकलाइजेशन का क्या लेवल है। और ये जहाँ जहाँ भी ये इस्लाम को गलत ढंग से इंटरप्रेट किया जा रहा है, जहाँ मुसलमान है वहाँ पे इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। अब आते हैं पाकिस्तान के मॉडल पे। देखिए खबर आ रही है कि जो पूरा जो दिल्ली का जो मॉडल है, इसमें मूल रूप से 10 लोग थे। ये जो खबर आ रही है उसमें एक जैशे मोहम्मद का पाकिस्तान में उमर बिन खत्ताब करके एक आदमी है, और शोपियाँ का, कश्मीर में शोपियाँ है, वहाँ पे मौलवी इमरान है। ये 2 मेन लोग हैं इसमें। और इसके बाद इन लोगों ने तमाम लोगों की हायरिंग की, जिसमें डॉक्टर मुजम्मिल है, उसके बाद ये जो डॉक्टर उमर है जो सुसाइड बॉम्बर हो गया। अच्छा देखिए बहुत क्लियर हो गया। शुरू में ये खबर आई थी कि शायद वो गलती से ब्लास्ट हो गया, वो जा रहा था, उसको शुरू में जो खबर आई थी, लेकिन एनआईए ने बड़ा स्पष्ट कह दिया है कि वो सुसाइड बॉम्बर है। और अब वीडियो से तो बड़ा ये भी स्पष्ट हो गया। हाँ ये जरूर है कि अगर उस दिन एक्सप्लोजन नहीं होता, उस दिन वो पकड़ा नहीं जाता एक्सप्लोजिव, तो शायद ये घटना उस दिन नहीं होती। क्योंकि इनकी योजना क्या थी, 6 दिसंबर को 32 शहरों में इनको एक्सप्लोजन करने की योजना थी, और 32 गाड़ियाँ इसलिए वो जमा कर रहे थे। और दिल्ली में कम से कम 6 जगह पे इनको एक्सप्लोजन करने की इनकी प्लानिंग। तो सोचिए कितनी खतरनाक प्लानिंग थी। ये 10 लोगों में, अब देखिए मैं कहता हूँ रेडिकलाइजेशन कितना इंपॉर्टेंट है। जो डॉक्टर शाहीन है, ये जो लेडी है, ये अपने हस्बैंड को छोड़ देती है, परिवार को छोड़ देती है, और अपने भाई को, उसको भी रेडिकलाइज करती है। तो ये समझिए मॉडल जो है पाकिस्तान तो है ही, लेकिन पाकिस्तान हमारे यहाँ की एक फॉल्ट लाइन को इस्तेमाल कर रहा है। वो फॉल्ट लाइन क्या है? वो फॉल्ट लाइन ये है कि इस्लाम के नाम पे जिस तरह से लोगों को रेडिकलाइज किया जा रहा है, उनका ब्रेन वॉशिंग किया जा रहा है, वो सबसे बड़ी समस्या है। और आपने कहा कि क्या भारत क्या करेगा पाकिस्तान के ऊपर, तो भारत तो अपनी प्लानिंग कर रहा है। देखिए आपने कहा ना कि सीधे सीधे जिम्मेवारी नहीं ठहराया है अभी पाकिस्तान को, वो आएगा, वो बिल्कुल आएगा, लेकिन उसके पहले का बयान आया, उन्होंने फरीदाबाद से ही कहा कि जो भी इसका जिम्मेदार होगा पाताल से भी हम ढूंढ के लाएंगे, उस पर कार्रवाई बिल्कुल लाएंगे। उसके पहले लेकिन आपका होमवर्क करना आपको बहुत जरूरी होता है, सारे तारों को आपको जोड़ना होता है। और आप ये देखिए कि ग्लोबल कम्युनिटी भी होती है, इसको कन्विंस करना होता है। ये मामला और आगे तक जाएगा। जो डिप्लोमेटिक मिशन से उनके पास ये सारे सबूत भेजे जाएंगे, सारा डॉसियर भेजा जाएगा। तो ये सब कोई भी इकट्ठा किया जा रहा है, और जिस तरह के सबूत आ रहे हैं तो पाकिस्तान तो बच नहीं सकता। और देखिए हमारी जो आर्मी है, हमारे जो रक्षा मंत्री, वो तो कह चुके हैं, खुद प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि जो भी जिम्मेवार है उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और अब तो बड़ा स्पष्ट है कि जिम्मेवार पाकिस्तान है।
हमारी आर्मी भी पूरी तरह तैयार है, तो आप इंतजार कीजिए, इसका बदला लिया जाएगा और भारत की सरकार जरूर बदला लेगी। वाकई में सर, तो होमवर्क किया जा रहा है, एक एक कड़ियों को जोड़ा जा रहा है और सबूत और ज्यादा पक्के किए जा रहे हैं। पर इस बार तो ये सबूत सर और ज्यादा पक्का दिख रहा है, क्योंकि हड़बड़ाहट में तो ये विस्फोट हुआ, लेकिन चाहे वो 6 तारीख का कनेक्शन हो या जो जांच में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। आज भी हमने बताया था कि किस तरह से ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई थी, हमास का कनेक्शन, तो जो खुलासे हो रहे हैं तो सबूत तो पक्के हो रहे हैं। तो इस बार तो पाकिस्तान बचता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। देखिए, पाकिस्तान इसी बात से डरा हुआ है। अभी पाकिस्तान में क्या चल रहा है, चारों तरफ जो रिपोर्ट्स आ रही है पाकिस्तान से, वो इस संकेत दे रहा है कि पाकिस्तान अब फिर से तैयारी कर रहा है डिफेंड करने की। मतलब उसको लग रहा है कि भारत फिर अटैक करेगा, क्योंकि जो सैटेलाइट इमेज आए हैं जिसकी चर्चा अभी जोर शोर से हो रही है, वो सैटेलाइट इमेज किराना हिल्स के भी हैं, जहां पर मरम्मत किया जा रहा है। अभी 6 महीने के बाद भी भारत के स्ट्राइक का असर देखिए कि 6 महीने के बाद भी अभी भी वहां मरम्मत का काम चल रहा है। ये नूर खां एयरवेज का ये जो इमेज आया, सैटेलाइट इमेज, उसमें भी कहा जा रहा है वहां भी मरम्मत का काम चल रहा है और तेज कर दिया गया है। पिछले 1 सप्ताह में ये और तेज कर दिया गया है कि जल्दी जल्दी किसी तरह से एयरबेस को ठीक ठाक करो, क्योंकि अगली स्ट्राइक की तैयारी करनी है। अगले स्ट्राइक भारत की तरफ से होगा, कैसे डिफेंड कर पाओगे? जैकोबाबाद में ऐसे ही खबरें आ रही है। और पाकिस्तान अंदर से इतना कमजोर, इतना डरा हुआ है कि उसको लग रहा है कि इस बार भारत ने अगर स्ट्राइक किया तो अगले 1-2 साल तक के लिए हम फिर उठकर खड़े नहीं हो पाएंगे। और उसे डर आंतरिक विद्रोह का भी है। जो पाकिस्तान के अभी के हालात हैं उसमें वहां के लोग तो जिम्मेदार ठहरा रहे हैं लीडरशिप के ऊपर कि सेना के कमान में तुम सरकार चला रहे हो, सरकार में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जीत कर आया है वो भी अपनी पूरी ताकत सेना को सौंप रहा है। अब ऐसी स्थिति में लोगों को ये लगता है कि जो कॉन्स्पिरेसी तुम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ करते हो, उसका असर पाकिस्तान पे पड़ता है और यहां महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है। जब युद्ध जैसे हालात होते हैं तो समस्या और बढ़ जाती है। और उससे भी बड़ी बात, जो आंतरिक कलह चल रहा है, चाहे बलूचिस्तान में हो या खैबर पख्तूनख्वा में हो, ये केपीके में अभी टीटीपी वाले शांत नहीं हुए हैं। वो हर रोज ये दिखाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे ऑपरेशन से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम ऑपरेशन चलाओ हमारे खिलाफ, तुम अफगानिस्तान के साथ संबंध खत्म करो, बॉर्डर सील करो, या फिर अफगानिस्तान के तालिबान पर दबाव बनाने की कोशिश करो। हम अपनी चीजों कर वापस नहीं आएंगे, हम तो ये अटैक करते रहेंगे। अभी ये जो अटैक हुआ केपीके में, वहां पर एक सुसाइड बमर, ये तुम सुसाइड बमर तैयार करोगे भारत के खिलाफ तो फिर भारत की सहमति असहमति के बिना भी तुम्हारे यहां भी वो सुसाइड बमर जाएगा। और केपीके में बड़ा धमाका हुआ, टारगेट हिट नहीं कर पाया। पिछले दिनों एक कैडेट कॉलेज में हमला हुआ था, वहां का सेना का वो कॉलेज भी सुरक्षित नहीं और सेना का मुख्यालय कार्यालय भी सुरक्षित नहीं। अलग अलग जगहों पर किलेबंदी की जा रही है कि भारत हमला करेगा, उससे पहले यही सारे संगठन वाले हैं जो इतना बड़ा हमला न कर दे कि आंतरिक विद्रोह की स्थिति हो जाए। तो डरा हुआ पाकिस्तान है, उसे पता है कि आगे कुछ भी हो सकता है। ब्रह्मोस की ताकत पता है और इंडियन एयरफोर्स की ताकत पता है। और जैसे जनरल द्विवेदी ने एक एक करके बताए कि ये खत्म नहीं हुआ है, ना ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है और ना हमारा टारगेट शिफ्ट हुआ है, अभी भी टारगेट पाकिस्तान ही है। और इस बार पिछले बार से ज्यादा बड़ा अटैक होगा। मतलब पाकिस्तान के अंदर तो ये बात चल रही है कि अब भारत को समझाने की कोशिश करो, भारत से गुहार लगाओ। इसलिए तो सब कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम नहीं हम नहीं हम नहीं, हमारी भूमिका नहीं है। और जिस दिन भूमिका का पता चल गया, पुख्ता सबूत आ गया,
उस दिन वो बच नहीं पाएगा। और भारत ने तो कई बार कहा भी है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। पाकिस्तान को नो डाउट डर होगा कि भारत इसके जवाब में क्या बदले की कार्रवाई करता है, लेकिन राजीव सर ने जिस तरह से समझाया है कि सैटेलाइट इमेजेस आई है कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जितना भारत की तरफ से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया उसकी मरम्मत चल रही है, लेकिन पाकिस्तान सुधरता क्यों नहीं है? ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ, इतने लोग मारे गए, इतनी भद पिटी, उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की कार्रवाई क्यों बार बार की जाती है और इसको सपोर्ट कौन कर रहा है? देखिए क्या है कि अभी कोई भी अगर ये सोचता है कि भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते कभी ठीक हो जाएंगे, जैसे लोग कहते हैं ना, बहुत सारे हमारे देश में भी लोग हैं, उनको लगता है अगर कश्मीर हम पाकिस्तान को दे दें तो शायद रिश्ते सामान्य हो जाएंगे। रिश्ते सामान्य नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान बना किस वजूद पे है? भारत से नफरत की वजूद पे बना है, हिंदुओं से नफरत की वजूद पे बना है। आप देखिए पहलगाम घटना से पहले आसिम मुनीर का जो बयान था, जो भाषण था, वो कितना जहरीला था, हिंदुओं के खिलाफ कितना जहरीला था, तो वो तो कभी खत्म नहीं होगा। अब अगर हम लोग इस बात पे आते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान क्यों नहीं सुधर रहा है, देखिए उसकी वजह यह है कि दुनिया की कुछ ऐसी ताकतें हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही हैं। आप ये मत भूलिए कि जब ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को लंच के लिए बुलाया तो ये एक बहुत ही गलत सिग्नल उन्होंने दिया, क्योंकि आज कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि युद्ध की स्थिति में कम से कम एक अमेरिका है जो मेरे पीछे खड़ा रहेगा। तो ये डिप्लोमेटिक लेवल पे भी भारत को उठाने की जरूरत है डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि भाई देखो आपने क्या किया है, आपने तो सोचा कि रिश्ते हम सुधार रहे हैं, लेकिन उसका मन कितना बड़ा है। उसके अलावा कुछ और भी देश हैं, जैसे टर्की है। देखिए टर्की, मैं आपको बताऊं कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो उसका एक युद्धपोत कराची पे खड़ा था, युद्ध चल रहा था, वो भारत के खिलाफ हमला करता नहीं करता ये तो दूसरी बात है, लेकिन वहाँ पे था, एक मोरल सपोर्ट था। आपने ये खबर भी देखी हुई कि जितने भी ड्रोन्स पाकिस्तान ने यूज किए वो सारे टर्की से आए थे। तो कुछ ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की तो अपनी वजह है, तो क्रिप्टो करेंसी की वजह है, बहुत सारी वजह है, चीन की वजह है, अफगानिस्तान वजह है। टर्की पूरी तरह से रेडिकल इस्लामाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो ऐसे में भारत को डिप्लोमेटिक लेवल पे ये बात उठाने की जरूरत है डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि तुमने जो हरकत की है देखो उसका क्या परिणाम हो रहा है। भारत की सेना को जो करना है वो तो करेगा ही, भारत की सेना करेगी, वो पूछने थोड़े जाएगी ट्रंप से। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ट्रंप के इशारे पे थोड़े हुआ, लेकिन डिप्लोमेटिक लेवल पे इस चीज़ को उठाने की जरूरत है, अमेरिका के साथ उठाने की जरूरत है कि आपने एक ऐसी गलती की है जिससे कि इस पूरे रीजन में फिर से ये आतंकवाद जो है वो जोर पकड़ रहा है। टर्की शायद नहीं सुने क्योंकि वो बिल्कुल रेडिकल इस्लामाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा मैं ये मानता हूं कि भारत के अंदर भी, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि जो देवबंद है, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे ये इस तरह की बातें पढ़ाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं, जिससे इलाज करेंगे योगी आदित्यनाथ तो इलाज करेंगे ही, लेकिन उस पर ऐसा एक्शन लेने की जरूरत है जिसमें कि ज़्यादा देर ना हो और ये दिखे कि भाई इस तरह की मानसिकता को देखिए। जो ये आत्मघाती लोग होते हैं ना, 10 को 20 को 100 को आपने मार दिया तो क्या फर्क पड़ता है, 100 लोग और लाइन में लगे हुए हैं। जो लोग ये ब्रेन वॉश कर रहे हैं ना, पहले उनको ठीक करने की जरूरत है, ऐसी संस्थाओं को बंद करने की जरूरत है, या उनको ये दबाव डाला जाए कि आपका जो करिकुलम है, आप जो पढ़ाते हो उसको आप वेट कराओ। अमित शाह ने कहा है कि आतंकवाद को और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को नहीं बख्शा जाएगा, जो इनके सहयोगी होंगे, समर्थक होंगे, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल वही करने की जरूरत है, और इसमें जितनी ज्यादा त्वरित कार्रवाई की जाए और एक्शन लिया जाए उतना बढ़िया है। तब जा करके देखिए पाकिस्तान पे तो हम हमला करेंगे ही, उससे बदला लेंगे, लेकिन अपने घर को भी ठीक करने की जरूरत है। ये कैसे संभव होता है कि जैश ए मोहम्मद के जो लोग हैं वो आकर के कश्मीर में, शोपियां का एक मौलवी है वो आकर के रेडिकलाइज कर रहा है, तो हमें अपना घर भी थोड़ा देखना पड़ेगा, और पाकिस्तान को संभालने के लिए तो हमारी सेना काफ़ी है। अगली बार जैसा आर्मी ने कहा है, हिसाब किताब सब बराबर हो जाएगा। धन्यवाद सर आप दोनों का। तो बार बार सरकार की तरफ से भी यही कहा गया, सेना को खुली छूट भी दे दी गई थी, और ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, ये भी बार बार कहा गया। और कल ही अमित शाह ने यह भी कहा था कि जो भी आरोपी होगा पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे। मतलब एक बात तो तय है कि पाकिस्तान पर अटैक पक्का होगा, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अब सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। लगातार जिस तरह से जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, पाकिस्तान का लिंक और कनेक्शन भी सामने आ रहा है, और भारत की सेना तो पहले से ही तैयार बैठी है और सरकार भी सख्त है। यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा अटैक जरूर होगा, और इसी का डर पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान को डर है कि कहीं भारत पाकिस्तान पर अटैक ना कर दे। इसको लेकर पाकिस्तान के अंदर खलबली भी मची हुई है। इस खास शो में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।